एससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं हम, मतलब सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। 120 नंबर का पेपर होगा, उसमें 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, 30 नंबर का वो सब्जेक्ट जो पीजी में आपने ले रखा है, और 30 नंबर का जीएस। तो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। 12 टॉपिक टोटल हैं उसके सिलेबस के अंतर्गत। 2 टॉपिक हमने निपटा दिया है पूरा। उसका पहला तो इंट्रो वाला और दूसरा वाला कलेक्शन ऑफ डेटा। तीसरे की बारी है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स में भी एकदम प्रॉपर वे में। दूसरा जो टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट वो है हिंदी। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी की भी सीरीज चलाएंगे। टाइम कंफर्टेबली कम मिल पाने के कारण वो शुरू नहीं हो सका था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। आज से मैं हिंदी वाली भी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसमें वो सवाल आपको मिलेंगे जो यूपीट्रिपलएससी ने अपने किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा है। कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होती है, मैं बताता हूँ आपको, उनके पास क्वेश्चंस का एक सेट होता है। जैसे जीएस में करंट अफेयर को छोड़ दो तो बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या जितने भी सवाल हैं, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, उनका एक 3000, 4000, 5000, 8000, 10000 क्वेश्चंस का उनके पास पूरा वो होता है, सेट होता है, ग्रुप होता है। उसी में से वो रैंडम और रिशफल करके क्वेश्चन देते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसे यूपीट्रिपलएससी का भी रिकॉर्ड है, इवन यूपीपीएससी का ही रिकॉर्ड है कि प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, वो जो हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर हिंदी में जो हम पढ़ेंगे जो सवाल, वो सारे वो सवाल होंगे जो यूपीट्रिपलएससी ने अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। आज जो ये सवाल मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम 2020 में यूपीट्रिपलएससी ने जो कराया था 10 जनवरी 2020 को, उसमें इन्होंने ये सवाल पूछे थे। हिंदी के 20 सवाल टोटल पूछे थे, जिसमें 10 सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो 5 सवाल थे वो पैसेज पे आधारित थे, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पूरा पैसेज लिख के बताने का। वो पैसेज आप उसे भी समझ के आंसर आराम से दे लेते हैं। तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हिंदी का, उससे संबंधित सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और ये निसंदेह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए शुरू करते हैं। पहले समास से संबंधित एक सवाल था, भला मानस में कौन सा समास है। तो भला मानस में है कर्मधारय समास। कर्मधारय क्यों है? कर्मधारय समास की विशेषता है कि कर्मधारय में जो है, कोई भी जो समास होता है, समास के बारे में अगर आप बेसिक जानते हो तो समास क्या है, अगर ये इतना आप जानते हो तो। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो जो कर्मधारय समास है, इसमें क्या है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इन दोनों में विशेषण विशेष संबंध या उपमान उपमेय संबंध होता है। तो यहाँ पर भला का मतलब अच्छा, ये विशेषण है, और मानस का मतलब आदमी से है, तो यह है विशेष। तो यहाँ विशेषण विशेष संबंध है भला मानस में, इसलिए एक कर्मधारय समास है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययीभाव समास आता है, जिसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद जिसको कहते हैं वो प्रधान होता है, दूसरा पद गौड़ होता है, और पहला पद यूजुअली किसी उपसर्ग से मिलकर बना होता है, जैसे यथा संभव, यथा प्रकार, आजीवन, इस तरह के जो शब्द हैं, इसमें सब में अव्ययीभाव समास है। दूसरा द्विगु समास, जिसमें संख्यात्मक पद होता है पहला वाला। फिर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और जो दोनों टर्म होते हैं वो मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं। फिर कर्मधारय समास, और इसके बाद एक तत्पुरुष समास होता है, जिसका बेसिस होता है तत्पुरुष समास का क्या, ये जो कारक होता है परसर्ग 8 तरह के, तो उतने तरह के तत्पुरुष होते हैं। प्लस एक नच तत्पुरुष होता है। उस तत्पुरुष में क्या होता है कि निषेधात्मक, हर चीज़ के आगे वो निषेधात्मक वर्ड लगा दिया जाता है, तो नच तत्पुरुष बनता है। तो इसी तरह से पूरे 6 समास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ ये भला मानस में कौन सा समास है, इस पे आते हैं। तो कर्मधारय समास है, क्यों है ये भी हमने बता दिया। दूसरा सवाल था, दिए गए तद्भव तत्सम युग्मों में से, ये देखिए भला मानस में कौन सा समास है, कर्मधारय। दिए गए तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो अदरक का तत्सम होगा आद्रक, आर्द्रक, प्रोनाउंस कर लीजिएगा। अनाड़ी को अनार्य कहते हैं, और अपना को आत्म नहीं कहते। आत्म तो आत्मा से संबंधित हो गया, अपना को शुद्ध भाषा में आत्मना कहेंगे। और अमी का मतलब अमृत, अमी हो गया तद्भव, अमृत हो गया तत्सम। दवा किस भाषा का शब्द है? अलग अलग भाषा के शब्द भी पूछे जाते हैं इसमें, कि ये अलमारी किस भाषा का शब्द है, अल्पिन किस भाषा का शब्द है, इस तरह की चीज़ें। कारतूस किस भाषा का शब्द है, ये सब आप देखेंगे, ये हम पढ़ाएंगे भी। तो इसमें जो दवा है ये फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला वर्तनी दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, देख लीजिए। ऐसे सवाल आते हैं। अभ्यस्त शुद्ध लिखा है, अहल्या शुद्ध लिखा है, कहीं कहीं अहिल्या लिखा होता है, वो बिल्कुल गलत है, अहल्या शुद्ध है। जैसे कवित्री लिखा है तो गलत है, कवित्री सही है। ये अक्सर है, एकदम पेटेंट सवाल है, आते ही हैं। ये तत्व ऊपर जो लिखा है सही है, महत्व ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसमें जो ता है, इसमें भी आधा एक ता लगा होता है, तो महत्व का सही रूप ये वाला है, देख लीजिए इधर, ठीक है। अब अगला सवाल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास है, व्याल। अनेकार्थी शब्द से संबंधित सवाल आते हैं। तो व्याल एक अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे सांप, व्याल का एक अर्थ है सांप, राजा भी व्याल का अर्थ है, शेर व्याल का अर्थ है चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर, पापिष्ट, ये सब व्याल के अर्थ हैं। लेकिन दुर्गा व्याल का अर्थ नहीं है, ये ध्यान देंगे। तो ये 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगले 5 सवाल देख लेते हैं,
और फिर समराइज करते हैं इस लेक्चर को। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? 4 युग्म दिए गए हैं, उसमें एक अशुद्ध है। तो कर्कश का मधुर होता है, कर्कश का मतलब कठोर वड़ी वाला, और मधुर का मतलब जानते ही हैं आप, मीठा मीठा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य विलोम होगा, बिल्कुल ठीक है। रिजु का वक्र होगा, रिजु का मतलब सीधा, रिजु रेखा या रिजु कोड जो आपने पढ़ा ना, एक्सोसिएंस का कोड सीधी रेखा वाला। तो रिजु का मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और ऐहिक और लौकिक ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो यही युग्म जो है ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें विलोम युग्म है ही नहीं। ऐहिक और लौकिक दोनों यहाँ से संबंधित है, इस श्लोक से संबंधित है। यहाँ पर ऐहिक का जो विलोम होगा वो पारलौकिक होगा, ऐहिक या लौकिक दोनों का विलोम पारलौकिक होगा। तो वो जो है ऑप्शन इसलिए यहाँ पे ये वाला सही हो गया कि वो वाला अशुद्ध विलोम युग्म है। अशुद्ध पर्यायवाची का कौन सा युग्म है? अरविंद, कंज, नलिन, पंकज, सरोज, पुंडरीक, राजीव, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। आगार, निलय, धाम ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। सदन जो भी, तो ये दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। दस्यु, मूषक, खनक ये तीनों डाकू, मुंडा, बदमाश इनका पर्यायवाची है, ये बिल्कुल ठीक है। पीयूष और सुधा ये तो अमृत के पर्यायवाची हैं, परंतु दीर्घ का मतलब आँख होता है, तो जो दा वाला ऑप्शन है पर्यायवाची का, ये गलत विकल्प है। 8वां वाला सवाल हमारा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो उसमें जो वर्णन के बाहर है उसको कहते हैं वर्णनातीत, मतलब जो जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते, वर्णन के बाहर है उसको कहेंगे वर्णनातीत, बिल्कुल ठीक है ये। वो जो देखा ना जा सके अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता, आमिष का मतलब मांस होता है, तो उसको सामिष नहीं कहते। सामिष का मतलब वो जो मांस खाता है, सॉरी, तो जो आमिष नहीं खाता उसको निरामिष कहेंगे, और जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सा वाला जो विकल्प है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वो जो आमिष नहीं खाता, ये सामिष इसका सही नहीं होगा, इसका निरामिष सही होगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको स्त्रीलिंग कौन सा है। तो गणेश स्त्रीलिंग नहीं है, गणेश भगवान वो तो पुल्लिंग की वर्ड है। गढ़ भी पुल्लिंग है और गणपति भी पुल्लिंग है। गणना, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर आप कंफ्यूज हो तो ऐसे उसको वाक्य प्रयोग करके देख लिया कीजिए मन के अंदर ही। जैसे गणना की जाती है, गणना की गई है ना, गणना का गया नहीं, गणना किया गया नहीं, गणना की गई, ऐसे लिखते हैं। तो की जहाँ यहाँ स्त्रीलिंग को दर्शाया इसने ना, वाक्य प्रयोग करके इसे देख लिया कीजिए, दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो गणना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब अंतिम सवाल जो हमारा है उस पर आते हैं। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो पानी पानी होना, शर्मिंदा होना इसका अर्थ है। गाना भी आया था, आपने सुना होगा, मैं पानी पानी हो गई। तो पानी पानी का मतलब शर्मिंदा होना होता है, तो वो ठीक है। टका सा मुँह लेकर रह जाना, ये भी शर्मिंदा होना, इसका भी अर्थ होता है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना और टका सा मुँह लेकर रह जाना दोनों एक ही बात है, इसका मतलब भी शर्मिंदा होना होता है। मुँह में पानी आना, मुँह में पानी आना का मतलब कोई अच्छी चीज़ जब आप देखते हैं ना, लालच होना किसी भी चीज़ को देख के, तो ये इसका मतलब शर्मिंदा होना नहीं होता है, मुँह में पानी आने का मतलब। तो ये हमारा सही विकल्प हो गया। इस तरह से हिंदी के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उससे 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसको आप जानते जाएंगे तो थोड़ा समझने में, मतलब आपको आत्मसात करने में भी आसानी होगी। और ये वीडियोज भी छोटे होंगे, चूँकि स्टेट्स वाले कंपेटिवली थोड़े बड़े हो जाते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। ऐसे सहयोग बनाए रखिए। नमस्कार।